तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, और देखा था कि नोबल गैसेस जिनको हम लोग अपना आइडियल मानते थे वो भी बॉन्ड बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती, इसीलिए उनका नाम इनर्ट गैस से चेंज करके नोबल गैस रखा था। अब आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड जो है वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। ठीक है। और वीक बॉन्ड जो है वो क्लासिफाई हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। सो कोवेलेंट बॉन्ड की भी कई टाइप्स होते हैं, सब हम लोग देखेंगे। पहले होता है फाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्वाड्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन लोग बनाते हैं ये भी देखेंगे, फॉर्म्ड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और रेयरली कुछ केसेस में Cl और डबल बॉन्ड C भी ये बॉन्ड बनाते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड आते हैं, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कोवेलेंसी। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंसी। अब कोवेलेंसी मतलब क्या है, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन है नंबर ऑफ unpaired electrons in ground state configuration and excited state configuration। ठीक है। तो कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक सिंपल सा ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, ये 3s है, ये 3p है और 3d है। इसमें हमने माना कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स। और ये वेकेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, जब एक्साइटेशन होता है तब क्या होता है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और इससे इलेक्ट्रॉन इसमें कब ट्रांसफर होगा, जैसे 3p से 3d कब ट्रांसफर होगा, जब इनका जो शेल होगा वो सेम होगा। यहाँ पर क्या है, 3p से 3d हो रहा है। अगर यहाँ पर 4d होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। इस वजह से 3p से 3d इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना आसान होता है क्योंकि वो सेम शेल होता है। तो एक्साइटेशन इज इजी इन सेम शेल। ठीक है। ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग एक पहले देखते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं उन दोनों के बीच में। और फिर हम लोग देखेंगे कि उससे कैसे हम लोग कोवेलेंसी डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये दो एटम्स हैं। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, जेड। ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं।
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इसके और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, वो भी अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। ये क्या हो गया, ये कम दिख नहीं रहा, दूसरा चेंज करते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया, रिपल्शन। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया, ये भी रिपल्शन हो गया। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जनरली जब दो एटम क्लोज आते हैं, जब दो एटम ए और बी एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके बीच में कि उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करे। तो ऐसा होने के बाद जो बनता है वो बनता है अपना बॉन्ड। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होने के बाद जो ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ की मदद से कि कैसे क्या चीज़ें होती है। स्टार्टिंग में क्या डोमिनेशन होता है अट्रैक्शन का, फिर क्या रिपल्शन डोमिनेट करता है, फिर एक पॉइंट पे क्या होता है जब दोनों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आते हैं, वो भी कंसेप्ट देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं, नेगेटिव मतलब रिलीज और पॉजिटिव मतलब गेन। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है, बस इसको 2 मिनट में हम सही करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब होता है एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एनर्जी गेन हुई है। तो जब भी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी गेन हुई। और डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होगा, उसका क्या मतलब होगा कि एनर्जी रिलीज हुई। तो हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ काफ़ी फेमस है और इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड बनने में। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व है। इधर क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, इधर क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव एनर्जी है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये ग्राफ क्या बताता है। पहले क्या हुआ, पहले अपना अगर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तभी इसकी एनर्जी बढ़ रही है। देखिए, इसकी एनर्जी यहाँ पर आने पे बढ़ रही है कि नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। नेगेटिव एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। और अपने को पता है, एक चीज जो अपने को पता है कि वेन एवर एनर्जी इज रिलीज्ड, द सिस्टम बिकम स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ से मान लो एटम अपना बी है और कोई एक एटम यहाँ पर है ए पे। ठीक है, ए एटम यहाँ पर है।
अब क्या हो रहा है, बी और ए को हम लोग क्लोज ला रहे हैं, क्लोज लाने तो क्या हो रहा है, उनका अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है रिपल्शन से, ठीक है। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट करता जा रहा है, नेगेटिव में एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव में एनर्जी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और स्टेबल एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि सिस्टम पूरा अपनी लोवेस्ट रिलीज एनर्जी पे चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे स्टेबल पॉइंट होता है। और इसी को, जो ये डिस्टेंस आर है, ये जो डिस्टेंस आर नॉट है, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हम इस वैल्यू को मेजर करेंगे, ये जो आर वैल्यू है, इस आर डैश वैल्यू को अगर हम मेजर करेंगे, वो किसके बराबर आएगी, बॉन्ड लेंथ के बराबर आएगी। फिर क्या हो रहा है, फिर रिएक्शन में ये ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद अगर हम दो ए और बी मॉलिक्यूल को ज़्यादा क्लोज लाएंगे, तो उनके बीच में जो होगी वो एनर्जी अचानक से बढ़ने लगेगी। एनर्जी बढ़ने लगेगी मतलब एनर्जी क्या हो रही है, गेन। और एनर्जी गेन होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी will decrease if energy is gained, ठीक है। अगर एनर्जी गेन हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा अट्रैक्शन पे। इस पर्टिकुलर रीजन पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन पे रिपल्शन जो है डोमिनेट्स अट्रैक्शन। और रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन का, कि कैसे ए और बी एक दूसरे के पास आएंगे, पास आते आते क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज सबसे ज़्यादा होगी, वही पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। और उस पर जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। फिर क्या होगा, अगर उससे ज़्यादा हम क्लोज लाएंगे तो एनर्जी बढ़ती रहेगी, और एनर्जी गेन होगी तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये हमने बता दिया कि स्टेबिलिटी डिक्रीज इफ एनर्जी इज स्टेबल। तो ये बेसिकली फंडा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कोवेलेंसी की, उसको कंटिन्यू रखते हैं। कि एक्साइटेशन का हमने बताया आपको क्या, कि अगर थर्ड ऑर्बिट में है, मान लीजिए कि 3p में है, तो 3d में एक्साइटेशन हो सकता है। अगर 4s में, अगर 4s में है तो 4p में एक्साइटेशन होता है। बट अगर 3p से 4d हम चाहें तो वो एक्साइटेशन नहीं होगा। अगर हम 3p से 4s चाहिए तो एक्साइटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन लोग उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका शेल ही चेंज हो गया, 3 से 4 शेल चेंज हो गया, तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन इज ओनली पॉसिबल इफ शेल्स आर सेम, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं कि मान लो अपने पास ये 3p है, तो 3p से अगर हम चाहे 4d में, 4d में अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं कोवेलेंसी का,
और उससे चीज़ें समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अपने पास मान लो क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंस शेल का। हम पूरा नहीं पूछ रहे, वैलेंस शेल का 3s2 3p3 एंड 3d। अब 3d क्या है, ये वेकेंट है। ठीक है, अब इसका ग्राउंड स्टेट पहले देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट पे कैसा दिखता है। तो ये है, एक दो तीन चार, ठीक है, पांच हो गए ना डी पे। ये क्या है, 3s है, ये 3p है, ये 3d। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 3s2 में दो इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन। सॉरी एक चीज़, हाँ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। 3p5 होता है, वो हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया था, बट कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या है, 3s2 3p5। अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3p में कितने हैं, पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3s2 3p5, ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कितने वेकेंट है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए। वेकेंट तो पूरा 3d वेकेंट है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि HClO, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। ये HClO क्या लिखा है, ये हमने Cl का एक कंपाउंड लिखा है जिसमें वो 1 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। वैलेंसी की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखी थी, पहले वो देखते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन लिखी थी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, उसकी कोवैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम लोग देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्साइटेड स्टेट 1। तो ध्यान से देखना ना कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर क्या है, 3s2 है, सेम। अब क्या हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं, 3p4 3d1। अब इस केस में क्या हुआ है वो देखते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स थे। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करके यहाँ पे आ गया 3d में। और वो एक्साइटेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओनली हैपेंस इन सेम शेल, क्योंकि इन लोगों की शेल सेम है, इस वजह से ये एक्साइटेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी क्या है, ये देखो इसकी कोवैलेंसी कितनी है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कोवैलेंसी की तो यही डेफिनेशन है। ये कौन सा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है HClO2। ठीक है, एक और केस देखते हैं, पेनिसिलिन देखते हैं। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, ये हो गया डी ऑर्बिटल, 3p 3d। अब यहाँ पर कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों, इस बार क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर गया। तो उसको हम शो करते हैं ग्रीन पेन से, कि इस बार क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पर आ गया। ये एक्साइटेशन हुआ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी वही चीज़ है, 3p से 3d तो पॉसिबल है, पर 4d तो हो नहीं रहा है, शेल तो नहीं बढ़ रहा है, सेम शेल है, इस वजह से एक्साइटेशन पॉसिबल है। एक्साइटेशन होने से क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन पे इसका S2 है। ठीक है,
इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 2 है। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई 5। इसका एग्जांपल क्या है HClO3, इस एक्साइटेड स्टेट का एग्जांपल। ये अभी हम लोग क्लोरीन का ही देख रहे हैं कि कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट ऑक्सीडेशन शो करता है। अब क्या हो सकता है, अभी 3 पॉसिबिलिटी हो गई, कौन कौन सी, एक ग्राउंड स्टेट की, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 3p से वहां जा रहा है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जिसमें 3p का एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है और अनपेयर हो रहा है वो। लास्ट केस में अपने पास 3s बचा है, तो 3s को देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट करता है। अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये 3s है, ठीक है, और वो 3d है, और 3s और 3d थोड़ा दूर होते हैं तो इसमें कैसे एक्साइटेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपना शेल सेम है, अगर शेल सेम हुआ तो एक्साइटेशन हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्साइटेशन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है। इस बार क्या हो गया, इस बार हुआ है यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन, ठीक है। जो अपने पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट, उसमें से एक एक्साइट होके कहाँ चला गया 3d में चला गया। अब देखते हैं कि कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका एग्जांपल क्या हो गया HClO4, ठीक है। HClO4 में इसकी कोवेलेंसी कितनी है 7, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाइट्रोजन का केस। अभी तक हम लोग किसका देख रहे थे, क्लोरीन का। अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट शेल की 2s2 2p3, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्बिटल्स के टर्म्स में ड्रॉ करके। तो आपको हमेशा से पता है कि जो सेकेंड शेल होती है, जो ऐसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये कौन सी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है सिर्फ एस होता है, पी डी एफ नहीं होता है। सेकेंड में क्या होता है एस और पी होता है। थर्ड में क्या होता है एस पी और डी होता है। और ऐसे अगर फोर्थ है तो फोर्थ में क्या हो गया एस पी डी एस, चारों होते हैं। ऐसे ही कर करके वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s2 और 2p3। अब नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल तो है नहीं, ठीक है, तो कौन सा एक्साइटेशन हो सकता है, किसमें एक्साइटेशन हो सकता है 3s2। पर क्या 3s2 में एक्साइटेशन हो सकता है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या 3s2 में एक्साइटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आंसर है कि यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और तुम बोलोगे कि सर ये तो अनपेयर्ड थे तो यहाँ से तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो कोवेलेंसी में अपना रेलिवेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल सही जिसने भी बोला बिल्कुल सही है कि नॉट सेम शेल। जो ये शेल है 2s2 है और यहाँ पर क्या है 3s है, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये वेकेंट है, तो क्या होगा 2s2 है, यहाँ पर क्या है 3s है। तो यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो शेल है वो सेम नहीं। इस वजह से नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, कोवेलेंसी ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 ओनली। वाई, रीजन हम लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी बिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है।
So due to non-availability of vacant d orbital, nitrogen shows only covalency of 3. So no excitation is possible from 2s2 to 3s2. So based on this, there is one question that we'll see. Question is, NCl5 does not exist, but PCl5 exists. Why? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो आंसर है, ये पेन चेंज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो ब्लू लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, हम लोग कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3, फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 और 3d भी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि थर्ड शेल में एस ई और डी तीनों सबशेल होते हैं, ठीक है। तीनों सबशेल होने की वजह से फॉस्फोरस में क्या होगा, ये जो 3s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल एक्साइटेशन, ठीक है। अगर ये एक्साइटेशन पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेशन के बाद ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1 3p3 3d1। इसका मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंसी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन में क्या केस है कि ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p3। अपने पास 2d प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 2d जैसा कुछ होता नहीं है, 2d तो थर्ड शेल से चालू होता है, इस वजह से कोई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। सो नो एक्साइटेशन possible due to absence of vacant d, ठीक है। absence of vacant d orbital, no excitation is possible। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2s2 2p3। और यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो पेयर्ड है 2s2, खाली यहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में, वो कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, 3, कोवेलेंसी 3 हो गई। सो NCl3 एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये 3 कोवेलेंसी दिखाती है, बट NCl5 जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 5 नहीं। बट फॉस्फोरस के केस में PCl3 एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट पे 3 कोवेलेंसी दिखा सकता है, वहां से वो क्या बना सकता है, PCl3। PCl3 कहाँ से बना सकता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से। और एक्साइटेड स्टेट से क्या बना सकता है, PCl5। तो PCl5 ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्यों फॉस्फोरस जो है वो PCl5 बनाता है बट नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। तो ये इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, आपको बस बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। अब ये जो है किसी को अगर नहीं पता होगा कि 3p क्या होता है, 2d क्या होता है, 2d होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़ें जिसको नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो बस आपको कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी है और उसके साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ऑक्सीजन को देखते हैं,
ऑक्सीजन का क्या हो गया आउटर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p4। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी नो वेकेंट डी, क्यों, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है। इस वजह से इसकी भी कोवेलेंसी क्या हो गई, इसकी कोवेलेंसी हो गई जो इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कोवेलेंसी क्या हुई, 2 हो गई, कोवेलेंसी 2 हो गई। तो इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जैसे कि OF4 एंड OF6 does not exist due to absence of vacant d orbital, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से OF4 एंड OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कोवेलेंसी पार्ट अपना हुआ। सेम केस फ्लोरीन के लिए भी आप बोल सकते हो, को जितने भी 2p, जितने भी अपने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सो ऑल दी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शो कोवेलेंसी ओनली इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जो उनके ग्राउंड स्टेट पे कोवेलेंसी होगी वही क्या होगी, उनकी कोवेलेंसी होगी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखना। अब एक हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, जो कि करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा मत समझो कि वो यूजलेस है या उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री क्या है, अपने आप में स्कोरिंग टॉपिक है। आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आता होगा, आप तुरंत टिक करोगे, 5 सेकंड में आपको आंसर मिला, जो टाइम बचा वो मैथ्स में यूज़ करोगे, फिजिक्स में यूज़ करोगे। इस वजह से केमिस्ट्री आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में आपको वही मार्क्स मिल जाए। एक मैथ्स का क्वेश्चन जो 10 मिनट लगा के आप सॉल्व कर रहे हो, उतने में आपके केमिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इवन इंक्लूडिंग अगर वो फिजिकल का क्वेश्चन हुआ तो भी 2-3 मिनट में हो जाता है। तो आपको केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे या कोई भी वेब सीरीज में बोल दिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, बेकार है, तो उसको वही सोच के चलेंगे, एक माइंडसेट बना लेंगे कि हाँ बेकार है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है और हैंडल करना है। ये चीज़ स्कोरिंग है, यही रैंक लाएगी जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी। टॉपर्स में जो टॉप 100 रैंक लाते हैं उनकी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब अच्छी होती है। वो ये नहीं बोलते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, लॉजिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसे सोच के नहीं पढ़ते हैं। उनको क्या है कि उनको रैंक लाना है, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो ये चीज़ सोच के ही चलते हैं कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और वैसे ही आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे। एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड, क्यों सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का तो हमने बता दिया कि सेकेंड पीरियड जो है एलिमेंट शोज कोवेलेंसी ओनली इन ग्राउंड स्टेट, जो उनकी ग्राउंड स्टेट पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी कोवेलेंसी हो गई। पी ब्लॉक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम मैक्सिमम कोवेलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एग्जांपल एक देखते हैं। ये पी ब्लॉक के लिए ये कोवेलेंसी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लॉजिकल चीज़ है।
जैसे कि अगर हमने फॉस्फोरस देखा था कि मैक्सिमम कोवेलेंसी फॉस्फोरस की कितनी हो सकती थी, पहले उसका क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वैलेंस शेल का, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसमें 3D है, हाँ 3D है, तो यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल हो सकता है, एक्साइटेशन पॉसिबल होगा तो कितना हो गया 5, उसका क्या हो गया कोवेलेंसी। ऐसे भी देख सकते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने हैं 3, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो आंसर हो गया 5। सल्फर के लिए आप लोग निकालेंगे, सल्फर का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p4। अब ns इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा है, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स, ns इलेक्ट्रॉन कितना है 2, np इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4, तो सल्फर की कोवेलेंसी क्या हो गई 6। ठीक है, तो ये हो गया p ब्लॉक के लिए। अब आते हैं s ब्लॉक। ठीक है, फॉर s ब्लॉक मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब लॉजिकल चीज़ है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये थ्योरी लिखवाने के लिए लिख रहे हैं, पर ये सब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वो चीज़ दिख जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कैसे होता है। नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हुआ, नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप कौन सा, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये वाला जो ग्रुप है 1A ग्रुप है, उसमें देखेंगे उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS1, तो उनका कोवेलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 हो गया उनका कोवेलेंसी। ठीक है, वैसे ही 2A कौन सा हो गया, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला जो ग्रुप है 2A ग्रुप, इसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम उनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2, कितने हो गए नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स 2, तो कोवेलेंसी क्या हो गई 2। तो ये है कोवेलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों नहीं छोड़ते हैं उनको भी देख लेते हैं। बट आपको फंडा समझ में आ गया, तो ये सब फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्टार्टिंग में हमने बताया कि कैसे चीज़ें हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखना है कि कहाँ एक्साइटेशन हो सकता है कहाँ नहीं, उससे ही हम निकालेंगे। ये तो बस एक थ्योरी नोट्स के लिए हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बुक में लिखा है, ऐसा ना कोई बोले कि सर ने सिलेबस में कवर किया। पर जितना हम रॉ रह के चीज़ें समझेंगे, चीज़ें हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्लस NS इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है डी, और डी ब्लॉक्स के लिए, डी ब्लॉक्स के लिए क्या है, मैक्सिमम कोवेलेंसी नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि क्रोमियम का एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्रोमियम, क्रोमियम में कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s2, क्रोमियम कितना होता है 24 होता है। सो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, आपको मैं ये चीज़ बताई थी कि जनरली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें चला जाता है, तो ये क्रोमियम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये रॉन्ग है। ये पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल का 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब हमने क्या वो बोला है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ n-1 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स एंड ns इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ। अब ये कितना हुआ 1, ये हुआ 5, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कोवेलेंसी क्रोमियम का कितना हुआ 6, ऑफ क्रोमियम इज 6। ठीक है, तो ये कोवेलेंसी वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलो ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ हम होमवर्क देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके भेजेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द कोवेलेंसी
of the following elements। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोवेलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नंबर 1 जो हमने नहीं बताया वही है, स्कैंडियम। ठीक है, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद मैंगनीज, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, ब्रोमीन। ठीक है, तो इन 6 एलिमेंट्स की कोवेलेंसी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और जिसका आंसर सही होगा उनको वेक्टर क्लासेस की तरफ से हार्ट दिया जाएगा। और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, ये सब कोई चीज़, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन वगैरह सब फालतू चीज़ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रह के काम कर रहे हो तो आप आधी रेस जीत चुके हो। और कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं कि रोज़ 12 घंटे काम कर रहे हो। अगर आप आज 18 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आप 6 घंटे पढ़ लो, वो चीज़ कंपनसेट होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ कि हम कैसे डेली अपने आप को बस ये चीज़ समझाते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, हम डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं और जो ये चीज़ कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये कोवेलेंसी वाला पार्ट खत्म करते हैं। कल जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे। ठीक है।